हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट आर द प्रोहिबिशंस ऑन अ मुस्लिम मैरिज। तो एक मुस्लिम मैरिज पे क्या प्रोहिबिशंस होते हैं, क्या रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में आ गया हमारे पास कि जो मैरिज है वो कंसिडर की जाती है एक सोशल इंस्टीट्यूशन, और हैंस जो मुस्लिम लॉ है वो रिक्वायर करता है कि जो मैरिज है वो अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए जो इंटरेस्ट है सोसाइटी का। देयरफॉर जो लॉ है वो प्रोहिबिट करता है मैरिज जो है बिटवीन सर्टेन पर्सन्स, मतलब कुछ लोगों के बीच में जो है मैरिज वो रिस्ट्रिक्ट करता है। प्रोहिबिशंस हो सकती हैं दो तरीके की, पहला है एब्सोल्यूट, दूसरा है रिलेटिव। तो इसमें क्या है हमारे पास जो हमने इंट्रोडक्शन में डिस्कस किया है, सबसे पहले हमने बताया है कि मैरिज जो है वो एक सोशल इंस्टीट्यूशन भी होती है, और तो मुस्लिम लॉ जो है वो रिक्वायर करेगा कि ये जो है इंटरेस्ट जो है सोसाइटी का उसके अगेंस्ट ना हो, इसलिए ये जो है प्रोहिबिट की गई है कुछ पर्सन्स के बीच में, सर्टेन पर्सन्स के बीच में। और ये दो तरीके की होती है, एक होती है एब्सोल्यूट हमारे पास, एक होती है रिलेटिव हमारे पास। तो आपके पास जो है 3-4 कीवर्ड्स हैं, जैसे सोशल इंस्टीट्यूशन है, इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए, प्रोहिबिट की गई है सर्टेन पर्सन्स के बीच में, और एब्सोल्यूट और रिलेटिव दो प्रकार की होती है। तो 3-4 कीवर्ड से जो है आपका इंट्रोडक्शन बन जाएगा। फिर हम डायरेक्टली जाएंगे क्या प्रोहिबिशंस हैं। तो जो एब्सोल्यूट प्रोहिबिशंस है पहले उसको डिस्कस करेंगे। जो फॉलोइंग है हमारे पास वो एब्सोल्यूट प्रोहिबिशंस हैं मैरिज पे। एब्सोल्यूट का मतलब है पूरे के पूरे तरीके से। पहला आ गया कंसेंग्विनिटी। कंसेंग्विनिटी या फिर जो ब्लड रिलेशंस हैं जिसमें एक मुस्लिम मैरी नहीं कर सकता है फॉलोइंग रिलेशन से। पहला आ गया खुद के असेंडेंट से या डिसेंडेंट से, जितना भी हाई सो एवर, कितना भी ऊपर जाए। डिसेंडेंट्स जो हैं एक फादर के या फिर जो मदर के, जितना भी वो जो है लो जाए, जितने भी लेवल तक। फिर आ गया ब्रदर और जो सिस्टर हैं एक के असेंडेंट्स के, हाउ हाई सो एवर। एक मैरिज जो कॉन्ट्रैक्ट की जाती है, इस जो कॉन्ट्रावेंशन जो है इस रूल का वो वॉइड होगी। तो कंसेंग्विनिटी में आ गया हमारे पास कौन कौन से ब्लड रिलेशंस जहाँ पे एक जो मुस्लिम है वो मैरी नहीं कर सकता है। पहला आ गया इसमें हमारे पास खुद के जो असेंडेंट्स हैं या डिसेंडेंट्स हैं। असेंडेंट्स मतलब जो वो पर्सन है उसके ऊपर, मतलब कि फादर, ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडफादर। डिसेंडेंट्स जो हैं उसके बाद वाले, जैसे सन, ग्रैंडसन, ऐसे। फिर आ गया सेकंड हमारे पास जो है डिसेंडेंट जो है मदर के और जो है फादर के। मदर और फादर के डिसेंडेंट्स कौन से होंगे हमारे पास, जैसे जो उसकी सिस्टर होगी या उसका जो ब्रदर होगा, सिस्टर का सन, ब्रदर का सन, ऐसे। थर्ड आ गया इसमें ब्रदर और जो सिस्टर है एक के असेंडेंट के, जैसे कि ग्रैंडफादर हैं या फिर जो फादर हैं उनके जो ब्रदर और या जो सिस्टर है, मतलब जो हमारे पास चाचा चाची हैं या फिर जो बुआ है वो। तो ये जो 3 हैं हमारे पास, ये इंक्लूड किए गए हैं कंसेंग्विनिटी में। अगर किसी ने इस रूल के अगेंस्ट जाके शादी की है तो वो जो है मैरिज वॉइड होगी। सेकंड आ गया हमारे पास एफिनिटी। एफिनिटी का मतलब है नियरनेस, मतलब नज़दीकी। ये क्रिएट किया जाता है मैरिज के द्वारा और प्रोहिबिट करता है मैरिज को फॉलोइंग रिलेशन से। असेंडेंट और जो डिसेंडेंट हैं एक वाइफ के या फिर हस्बैंड के, या फिर जो वाइफ और हस्बैंड है एक असेंडेंट के या डिसेंडेंट के। तो एफिनिटी जो है हमारे पास वो मैरिज के द्वारा क्रिएट की जाती है। जब दो पर्सन्स की जो है मैरिज होती है उसके बाद जो उनके आसपास के रिलेशंस हैं उनसे शादी नहीं हो सकती। जैसे पहला है हमारे पास असेंडेंट या फिर डिसेंडेंट हैं वाइफ के या हस्बैंड के। तो जो भी वाइफ के हमारे पास असेंडेंट्स हैं, जो भी डिसेंडेंट्स हैं, उनसे जो है हस्बैंड शादी नहीं कर सकता है। सिमिलरली जो हस्बैंड के असेंडेंट्स और डिसेंडेंट्स हैं उनसे वाइफ शादी नहीं कर सकती है। दूसरा आ गया इसमें हमारे पास जो असेंडेंट्स और डिसेंडेंट्स हैं, इनके जो वाइफ और हस्बैंड हैं उनसे भी जो है ये पर्सन शादी नहीं कर सकते हैं। फिर आ गया थर्ड हमारे पास फोस्ट्रेज। फोस्ट्रेज का मतलब है रिलेशन बाय मिल्क, जहाँ पे एक चाइल्ड जो 2 साल से नीचे की उम्र में होता है, अगर वो दूध पीता है किसी भी वुमेन का अदर देन उसकी खुद की मदर, तो इस वुमेन को हम बोलेंगे फोस्टर मदर उस चाइल्ड की। उसको ट्रीट किया जाता है कि वो रियल मदर है उस बच्चे की, प्रोहिबिशन इन मैरिज के पर्पस से। जो भी एक्सक्यूज मी
कोई भी पर्सन जो प्रोहिबिट किया गया है इस ग्राउंड, जो कंसेंग्विनिटी और एफिनिटी के ग्राउंड पे, वो प्रोहिबिट किया जाएगा जो फोस्ट्रेज के ग्राउंड पे। तो फोस्ट्रेज का हमारे पास जो है बेसिकली यहाँ पे 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। पहला आ गया इसमें हमारे पास फोस्ट्रेज का मतलब क्या है। फोस्ट्रेज का मतलब है अगर किसी बच्चे ने जो 2 साल से नीचे है, अगर उसने किसी भी विमेन का जो दूध है वो पिया है, तो वो डीम्ड माना जाएगा कि वो उसकी रियल मदर है और उसको ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा। दूसरी जो चीज़ है, अब फोस्ट्रेज मदर को हम जो है एज मदर रखेंगे, और जितने भी हमारे पास कंसेंग्विनिटी और जितने भी हमारे पास एफिनिटी के रिलेशंस है जहाँ पे वो शादी नहीं कर सकता है, मदर के जो रिलेशंस हैं वो जो है फोस्टर मदर पे भी जो है अप्लाई होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक ग्रेटर डिसएडवांटेज आती है, मतलब काफ़ी सारे जो रिलेशंस है वो कट हो जाते हैं। सेकेंड आता है हमारे पास रिलेटिव प्रोहिबिशंस। जो फॉलोइंग है हमारे पास वो रिलेटिव प्रोहिबिशंस हैं जो रेंडर करते हैं एक मैरिज को इर्रेगुलर सुन्नी लॉ के अंडर, लेकिन वॉइड करते हैं शिया लॉ के अंडर। तो रिलेटिव प्रोहिबिशन होता है हमारे पास जहाँ पे एब्सोल्यूट नहीं है, पूरे तरीके से नहीं है, लेकिन जो है थोड़ा बहुत प्रोहिबिशंस हैं। अब इसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, जो सुन्नी लॉ में है ये जो है मैरिज को इर्रेगुलर करता है, मतलब अगर इर्रेगुलरिटी हटा दी जाए तो वो जो मैरिज है वो वैलिड हो जाएगी। लेकिन सुन्नी लॉ में जो शिया लॉ है उसमें जो है ये वॉइड करता है, मतलब अगर वो इर्रेगुलरिटी हट गई है फिर भी जो है मैरिज जो है वैलिड नहीं मानी जाएगी। पहला आ गया हमारे पास अनलॉफुल कंजंक्शन। एक मुस्लिम को प्रोहिबिट किया जाता है 1-2 वाइफ्स होने से एक टाइम पे जो रिलेटेड हैं एक दूसरे से कंसेंग्विनिटी, एफिनिटी या फोस्ट्रेज के द्वारा। दैट इज़ अगर वो डिफरेंट सेक्स की होती तो वो जो है नहीं कर सकती थी इंटरमैरिड, मतलब एक दूसरे से शादी नहीं कर सकते थे। हाउएवर शिया लॉ में जो मैरिज है वाइफ की आंटी के साथ वो जो है अनलॉफुल कंजंक्शन नहीं है। अब अनलॉफुल कंजंक्शन क्या होता है, हमारे पास एक हस्बैंड है, हमारे पास जो वाइफ है। हस्बैंड जैसे हमारे पास मुस्लिम जो हस्बैंड होता है वो 4 शादियां कर सकता है, वो 2 वाइफ्स जो है वो नहीं रख सकता एक टाइम पे। कि अगर ये दोनों वाइफ्स जो हैं वो डिफरेंट सेक्स की होती, मतलब अगर वाइफ 1 जो है मैन होता और जो वाइफ 2 है वो फीमेल होती, तो वो कंसेंग्विनिटी, एफिनिटी या जो फोस्ट्रेज है इनके करके जो है ये दोनों शादी नहीं कर सकते थे। मतलब इनकी जो कंडीशंस हैं अगर इन दोनों वाइफ्स पे अप्लाई होती हैं, मतलब एक दूसरे की ये असेंडेंट हैं, डिसेंडेंट हैं, ये सारी की सारी कंडीशंस अगर दोनों पे अप्लाई होती हैं तो यहाँ पे हस्बैंड जो है वो सेकंड वाइफ नहीं ले सकता। ये एक इरेगुलरिटी है। हालांकि शिया लॉ में एक एक्सेप्शन है कि जो वाइफ की आंटी है जो उसकी असेंडेंट है वो अनलॉफुल कंजंक्शन में नहीं आती है। सेकेंड आ गया मैरिज विद 5th वाइफ। मुस्लिम जो मैन है उसकी 4 वाइफ्स हो सकती हैं एक ही टाइम पे, लेकिन जो मैरिज है 5th वाइफ के साथ वो प्रोहिबिट की गई है एज लॉन्ग एज जो 4th मैरिज है वो सबसिस्ट करती है। सुन्नी लॉ में जो मैरिज है 5th वाइफ की वो इरेगुलर है। हालांकि जो एक सेकेंड हालांकि जो शिया लॉ है उसमें जो मैरिज है 5th वाइफ के साथ वो वॉइड होगी। तो इसमें आ गया हमारे पास कि जो मुस्लिम लॉ है उसकी जो मुस्लिम मैन है उसकी 4 वाइफ्स हो सकती हैं एक ही टाइम पे, लेकिन जो मैरिज है 5th वाइफ, जैसे एक मुस्लिम मैन है उसकी वाइफ 1 है, वाइफ 2 है, वाइफ 3 है और जो वाइफ 4 है, अगर वो 5th वाइफ से शादी करता है तो ये जो है वैलिड नहीं मानी जाएगी। सुन्नी लॉ में जो है ये इरेगुलर मानी जाएगी, शिया लॉ में जो है ये वॉइड मानी जाएगी। तो शिया लॉ में तो ये वॉइड मानी जाएगी, मतलब इसका कोई महत्व नहीं है। लेकिन अगर सुन्नी लॉ में इन चारों में से अगर वो किसी एक को डिवोर्स देता है तो यहाँ पे उसकी 3 वाइफ्स हो जाएंगी, उसके बाद जो ये 5th वाइफ है ये जो है वैलिड मानी जाएगी इसके साथ जो शादी है। फिर आ गया मैरिज विदाउट विटनेसेस। सुन्नी लॉ प्रोहिबिट करता है कॉन्ट्रैक्ट करना मैरिज का बिना विटनेसेस के और या फिर इनकॉम्पिटेंट विटनेसेस के साथ। सुन्नी लॉ में जो मैरिज है बिना विटनेसेस की या इनकॉम्पिटेंट विटनेस की वो इरेगुलर है। हालांकि शिया लॉ में जो मैरिज है विदाउट विटनेसेस वो वैलिड है।
तो थर्ड पॉइंट आता है हमारे पास, अगर मैरिज हो गई है बिना विटनेसेस की, तो यहाँ पे हमारे पास सुन्नी लॉ जो है वो डिफरेंट बात बोलता है, जो शिया लॉ है वो जो है डिफरेंट बात बोलता है। सुन्नी लॉ बोलता है हमारे पास कि जो मैरिज है प्रोहिबिट करता है कि जो मैरिज है वो अगर विटनेसेस नहीं है, दो चीज़ें आ गई इसमें हमारे पास। पहला कि विटनेस जो है वो कम्प्लीटली नहीं है, दूसरा आ गया कि इनकॉम्पिटेंट विटनेसेस हैं। जहाँ तक विटनेसेस का था हमने पढ़ा था कि 2 मेल मेंबर होने चाहिए या फिर जो है 1 मेल हो सकता है प्लस 2 फीमेल हो सकती हैं एज विटनेसेस। अगर इनकॉम्पिटेंट हैं, जैसे सेन नहीं है या फिर मेजॉरिटी नहीं है, एज ऑफ प्यूबर्टी नहीं है, तो यहाँ पे जो है इनकॉम्पिटेंट माने जाएंगे। इन दोनों केसेस में जो मैरिज है वो इर्रेगुलर हो जाएगी। सुन्नी लॉ में जो है विटनेस की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे जो मैरिज है वो वैलिड मानी जाएगी। फिर आ गया मैरिज जो है इद्दत के दौरान। मैरिज जो है एक वुमेन के साथ जो अंडरगो कर रही है इद्दत, तो डिसोल्यूशन के बाद उसकी मैरिज की वो प्रोहिबिट की जाती है। सुन्नी लॉ जो है मैरिज जो है एक वुमेन के साथ जो ऑब्जर्व कर रही है इद्दत वो इर्रेगुलर है, लेकिन शिया लॉ में जो है ये मैरिज वॉइड है। तो जैसा कि इद्दत का हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ क्या होता है। जब भी किसी विमेन का डिवोर्स होता है या फिर डेथ होती है उसके हस्बैंड की, तो उसको एक पीरियड जो है ऑब्जर्व करना पड़ता है जिसको इद्दत बोलते हैं। डिवोर्स में ये 3 मंथ्स का होता है, डेथ में आ गया हमारे पास 4 मंथ्स 10 डेज़ का होता है। तो यहाँ पे जो है जब वो ऑब्जर्व कर रही है इद्दत का जो बेसिक पर्पस होता है वो, अगर विमेन इन केस वो प्रेग्नेंट है तो उसकी प्रेगनेंसी कंफर्म करने के लिए डिवोर्स या डेथ के बाद कि जो फादर है वो कौन है, तो उस चीज़ के लिए इद्दत पीरियड जो है ऑब्जर्व किया जाता है। अगर इस मंथ में ऐसा होता, जो इद्दत का पीरियड है उसके दौरान अगर होता है कि विमेन प्रेग्नेंट नहीं है, ये कंफर्म हो जाता है, उसके बाद जो है वो जाके रीमैरी कर सकती है। लेकिन अगर इद्दत के दौरान उसने मैरिज कर ली है तो वो सुन्नी लॉ में हमारे पास इर्रेगुलर होगी और शिया लॉ में जो है वो वॉइड होगी। फिर आ गया मैरिज जो है एक नॉन मुस्लिम के साथ। सुन्नी मेल कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है मैरिज एक किताबिया के साथ जिसके रिलीजन में जो है डिवाइन बुक है, लेकिन एक नॉन किताबिया वुमेन के साथ वो नहीं कर सकता है। लेकिन एक मुस्लिम फीमेल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है मैरिज को एक मुस्लिम के साथ। अंडर शिया लॉ मैरिज जो है नॉन मुस्लिम के साथ वो जो है वॉइड है। अच्छा, मुस्लिम फीमेल जो है वो सिर्फ मुस्लिम मेल के साथ ही कर सकती है। तो इसमें आ गया हमारे पास 5th पॉइंट कि मुस्लिम जो मैरिज है वो किसके साथ कर सकता है। तो एक मुस्लिम मैन का हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं। तो यहाँ पे एक मुस्लिम मैन है हमारे पास, वो एक किताबिया विमेन के साथ जो है वो मैरिज कर सकता है। किताबिया विमेन वो होती है जिसके रिलीजन में एक बुक को वर्शिप किया जाता है। एक नॉन किताबिया विमेन जिसमें मोस्टली जो फायर वर्शिपर्स होते हैं या फिर जो आइडल वर्शिपर्स होते हैं, किसी आइडल की पूजा करते हैं या जो फायर की पूजा करते हैं, मोस्टली हिंदूज होते हैं, तो यहाँ पे जो है उनसे शादी वो नहीं कर सकता है। लेकिन एक मुस्लिम विमेन जो है, तो एक मुस्लिम विमेन जो है वो सिर्फ एक मुस्लिम मैन से शादी कर सकती है, वो किसी भी किताबिया मैन या फिर अदर किसी मैन से जो है शादी नहीं कर सकती है। यहाँ पे शिया लॉ में ये जो है मैरिज वॉइड मानी गई है। नेक्स्ट आ गया हमारे पास मैरिज विदाउट अंडरगोइंग हलाला। एक डिवोर्स्ड कपल रीमैरी नहीं कर सकता एक दूसरे से विदाउट जो प्रोसेस है हलाला का अंडरगो वो करना पड़ता है, अनलेस हस्बैंड प्रोनाउंस करता है तलाक एहसान। ये जो मैरिज है अगर कॉन्ट्रैक्ट की गई है वो इरेगुलर होगी। अब हलाला का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है हमारे पास मुस्लिम लॉ में। हलाला होता है जब हस्बैंड और जो वाइफ है उसका अगर डिवोर्स हो जाता है तो जो वाइफ को है कुछ टाइम पीरियड के लिए किसी जो प्रीस्ट होता है, नॉट प्रीस्ट, बेसिकली जो मुस्लिम में जो प्रीस्ट होते हैं उनके जो मस्जिद्स में काम करते हैं, मुतावली वगैरह या काजी वगैरह, तो उनके साथ जो है कुछ टाइम पीरियड उनको स्पेंड करना पड़ता है। उसके बाद ही जो है वो वापस आके हस्बैंड के साथ रीमैरी कर सकते हैं या कंज्यूमेट कर सकते हैं अपनी जो है मैरिज को। तो अगर वो हलाला नहीं किया है उन्होंने तो फिर वो मैरिज इरेगुलर मानी जाएगी। हालांकि तलाक एहसान एक तरीके का तलाक है जहाँ पे हलाला करना ज़रूरी नहीं है। अब तलाक के बारे में हम आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा तलाक एहसान कौन सा टाइप का तलाक है। फिर आ गया पोलिएंड्री हमारे पास। एक मुस्लिम वुमेन प्रोहिबिट की जाती है कॉन्ट्रैक्ट करने से सेकेंड मैरिज अगर उसकी फर्स्ट मैरिज सब्सिस्ट करती है।
तो ये जो है हमारे पास विमेन के ऊपर ये प्रोहिबिशन है मुस्लिम लॉ में कि एक शादी सबसिस्ट करती है तो वो दूसरी शादी नहीं कर सकती है। 8th आ गया मैरिज ड्यूरिंग पिलग्रिमेज। ये जो मैरिज है ये वॉइड है शिया लॉ के अंडर, लेकिन वैलिड है सुन्नीस के अंदर। तो जब भी ये मुस्लिम्स जो हैं पिलग्रिमेज जाते हैं, दैट इज़ मक्का मदीना, जो बहुत ही फेमस पिलग्रिमेज प्लेस है मुस्लिम्स के लिए, अगर उसके दौरान, क्योंकि वो बहुत ही रिलीजियस जर्नी होती है आपकी, अगर उसके दौरान कोई शादी करता है तो वो वॉइड मानी जाती है शिया लॉ में और वैलिड मानी जाती है सुन्नीस में। फिर आ गया रूल ऑफ इक्वालिटी अल कफत। सुन्नी लॉ में जो मैरिज है वो दो पर्सन्स के बीच अगर हो जाती है अनईक्वल स्टेटस के तो मैरिज इनवैलिडेट की जा सकती है। शिया लॉ जो है वो रिकॉग्नाइज नहीं करता है इस इम्पेडिमेंट को। तो रूल ऑफ इक्वालिटी बेसिकली स्टेटस आ जाता है हमारे पास। ये स्टेटस किसी भी तरीके का हो सकता है, पर मोस्टली जो है जैसे फाइनेंशियल स्टेटस होता है हमारे पास, या आप कोई भी आप ट्रेड या फिर जो प्रोफेशनल स्टेटस भी लगा सकते हैं कि अगर कोई एक प्रकार का काम करता है तो वो उसी कम्युनिटी में शादी करेगा। लेकिन अगर अनइक्वल जो स्टेटसेस में हो जाती है तो सुन्नी लॉ में उसको इनवैलिडेट कर दिया जाता है, हालांकि शिया लॉ में जो है वो उसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। वो वैलिड रहती है मैरिज, और ये जो कंडीशन है इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। फिर आ गया कंक्लूजन हमारे पास। कंक्लूजन में है एक वैलिड मैरिज होने के लिए कोई भी कंडीशन या इम्पेडिमेंट नहीं होना चाहिए मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंडर जो दिया गया है। प्रोहिबिशंस एब्सोल्यूट भी हो सकती हैं जो रेंडर करती हैं एक मैरिज को वॉइड कर देती हैं। रिलेटिव भी हो सकती हैं जो मैरिज को सिर्फ इर्रेगुलर बनाती हैं। अब इस आंसर में जो है 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहला यही कि हमने 10-15 मार्कर के हिसाब से किया है। इसमें हमने इंट्रो किया है। इंट्रो में हमने बताया है मुस्लिम जो मैरिज है उसका स्टेटस बताया है कि इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी के अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए, सोशल इंस्टीट्यूशन है, सर्टेन पर्सन्स के बीच में नहीं हो सकती। एक्सक्यूज मी। इसी में हमने बताया है कि एब्सोल्यूट और रिलेटिव दो तरीके के हमारे पास प्रोहिबिशंस हैं। फिर हमने जो है एब्सोल्यूट प्रोहिबिशंस को डिस्कस किया है जहाँ पे हमारे पास 3 ग्राउंड्स थे। उसके बाद रिलेटिव प्रोविजंस आए हैं हमारे पास जहाँ पे हमारे पास जो है 9 ग्राउंड्स हैं। और उसके बाद जो है हमने कंक्लूजन लिया है दैट इज़ 2 वर्ड्स में, जहाँ पे हमने बताया है कोई कंडीशन नहीं होनी चाहिए, और अगर एब्सोल्यूट है तो वॉइड हो जाएगी मैरिज, और अगर हमारे पास रिलेटिव है तो यहाँ पे इरेगुलर हो जाएगी। तो इतना जो है आपका 10-15 मार्कर के लिए इनफ होगा। वहीं अगर ये आंसर 5 मार्क्स में आता है, ऑल्दो प्रोबेबिलिटी कम है कि आपसे दोनों चीज़ें पूछी जाएं कि एब्सोल्यूट और रिलेटिव आप एक्सप्लेन करें। मोस्टली हो सकता है आपसे सिर्फ एब्सोल्यूट पूछा जाए तो इंट्रो आप सेम रखेंगे। फिर आप एब्सोल्यूट प्रोहिबिशन डिस्कस करेंगे जहाँ पे 3 जो है पॉइंट्स हैं हमारे पास, उसके बाद कंक्लूड कर देंगे। वहीं अगर आपको एब्सोल्यूट की जगह आपको रिलेटिव पूछा जाए तो इंट्रो सेम रखेंगे, रिलेटिव स्टार्ट कर देंगे आप जहाँ पे 9 पॉइंट्स है और आप कंक्लूड कर देंगे। लेकिन अगर 5 मार्क्स में दोनों पूछे गए हैं, इंट्रो सेम रखेंगे, लेकिन उसके बाद जो है आप टेबल फॉर्म में बनाएंगे। यहाँ पे आप जो है 3 पॉइंट्स लिखेंगे एब्सोल्यूट के, 2-2 लाइन नीचे लिखेंगे, और रिलेटिव के जो है आपके पास 9 पॉइंट्स जो है आप टेबल फॉर्म में लिखेंगे, और 1-1 2-2 जो है कीवर्ड्स नीचे बताएंगे, और उसके बाद जो है आप कंक्लूड कर देंगे 2 लाइन में। तो इतना सा जो है आपको टेबल फॉर्म में लिखना है 5 मार्क्स में, और वहीं 10-15 में डिटेलिंग में करना है आपको ये आंसर अटेम्प्ट। बाकी जो है इस आंसर में हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।